Mental health is not a destination, but a process. It's about how you drive, not where you are going. A very good evening to everyone. We're again live for today's session. The topic is bipolar disorder versus normal mood swing. आज इंडिया में बाइपोलर डिजॉर्डर की जो प्रिवेलेंस है वो 3 to 4% है, जो कि एक अलार्मिंग स्टेट में बोल सकते हैं। इसी के ऊपर आज जानते हैं, क्योंकि शायद मोर देन 80% लोगों को ये पता नहीं है कि बाइपोलर डिजॉर्डर क्या होता है और इसका मूड स्विंग के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज, बहुत सारा पेशेंट को हम डेली डील करते हैं जिनके पास शायद हमको लगता है कि बाइपोलर की टेंडेंसी है, लेकिन उनको पता भी नहीं है, वो लोग एडमिट नहीं करते कि उनको बाइपोलर है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, जो कि डॉक्टर शीतल देशमुख मैम है, जो काउंसलर एंड साइकोथेरापिस्ट है, जो प्रैक्टिस कर रही है नागपुर, महाराष्ट्र में। शी हैज ऑल्सो बीन द co-founder of K Innovations, which deals in inventions and research, mentoring as mental health expert at many platforms. Ma'am also worked for many social projects. She has worked in 3 award-winning short films with respect social awareness topic. तो चलिए विदाउट एनी डिले मैम को वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बातें करते हैं। वेलकम मैम। मैम काइंडली अनम्यूट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो फोन को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी म्यूट है। अनम्यूट किया है, हाँ, बट फिर भी वो हाँ, अपने आप म्यूट हो रहे हैं। Am I audible now? यस। Okay. So Thank you, hello ma'am. everyone. So thank you for introduction. Ma'am, kindly start with the discussion regarding what is bipolar. Bipolar disorder is a mental condition or mental disorder rather, where person's mood fluctuates between extreme low and extreme high, and it is not a common mood swings, which generally people mistakenly say that if someone is a little bit moody, they call them bipolar or something like that, which we should not do, because bipolar disorder is a serious mental disorder and it needs treatment. डेफिनेटली मैम। ये नॉर्मल मूड स्विंग जनरली हमको कभी कभी गुस्सा लग जाता है और कभी कभी हम डाउन होके बैठ जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसमें और बाइपोलर में डिफरेंस क्या होता है, इसको कैसे पता चलेगा कि कॉमन पीपल को वो खुद कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन को? जी, नॉर्मल मूड स्विंग्स कुछ घंटे या 1-2 दिन तक रहता है, यानी कि ड्यूरेशन वाइज। और दूसरा फैक्टर होता है सिवियरिटी। तो ड्यूरेशन और सिवियरिटी में बाइपोलर नॉर्मल मूड स्विंग से अलग होता है। नॉर्मल मूड स्विंग्स में अगर कुछ आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई दुखद घटना हो गई है, या सपोज फॉर एग्जांपल बॉस से झगड़ा हो गया, या कुछ हो गया है आपके लाइफ में, नॉर्मल छोटी बातें जो जनरली होती है, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा उदास हो सकते हैं, या कुछ अच्छी बात होती है, प्रमोशन होता है, तो वी गेट एक्साइटेड और हैप्पी, बट इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन बाइपोलर में ऐसे नहीं होता है। बाइपोलर में या अगर पेशेंट डिप्रेशन में है तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और वो डिप्रेशन विल बी, सैडनेस विल बी एक्सट्रीम सैडनेस, तो उसके सिम्टम्स है। उसको सिम्टम्स में हम उसके बारे में बात करेंगे। और नॉर्मल मूड स्विंग्स में जब खुशी होती है हमें, नॉर्मल कोई खुशी के मौके पे, तो हम अप्रोप्रिएट रिएक्ट करते हैं, प्रोपोर्शनेट टू द इंसिडेंट। बट बाइपोलर में जनरली ऐसे नहीं होता है। द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज एक्सट्रीम, which can be noticeable by people
अराउंड हिम और हर। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि बाइपोलर ये कॉमनली यूज ना हो और जो सही में इससे पीड़ित है उनको सही समय पर ट्रीटमेंट मिले। क्या ये जो फर्क है इसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो जनरली कॉमन पीपल पता कर सकते हैं, उनको मालूम हो सकता है खुद से? जी बिल्कुल, बहुत लोगों को बाइपोलर ये डिसऑर्डर है, काफी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और नॉर्मल मूड स्विंग्स जो होते हैं उसके साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर के कारण इसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जिसको पहचानने के लिए आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो साइंस एंड सिम्टम्स हम देखेंगे कि बाइपोलर में होता क्या है। नॉर्मल मूड स्विंग्स में हमारा जनरली मूड अप या डाउन होता है, लेकिन बाइपोलर में कुछ ज्यादा ही अप या कुछ ज्यादा ही डाउन होता है। लाइक एक्सट्रीम सैडनेस जैसे कि डिप्रेशन, देयर आर, एज द नेम सजेस्ट, बाइपोलर मीन्स देयर आर टू पोल्स, एक्सट्रीम सैडनेस दैट इज डिप्रेशन एंड एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दैट इज मेनिया। सो ये दो चीजें होती है जनरली, और मूड ये दो पोल्स में फ्लक्चुएट होता है पेशेंट का। सो जब एक्सट्रीम सैडनेस होता है या डिप्रेसिव फेज में क्या होता है कि सुबह उठ के बेड से उठने की इच्छा नहीं होती, डेली रूटीन कैरी फॉरवर्ड करना मुश्किल होता है पेशेंट को, जैसे कि कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, और जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स रहते हैं उसके जो हॉबीज वगैरह वो परस्यू नहीं कर पाता या उसकी इच्छा नहीं होती। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज लाइक दोस्तों के साथ बाहर जाना, मूवीज देखना, स्पोर्ट्स में अगर दिलचस्पी है उसको पहले, तो वो रुचि कम होना दिन ब दिन, ये डिप्रेशन में पाए जाते हैं। इसके साथ अत्यधिक नींद आना या नींद कम होना, अत्यधिक भूख लगना या भूख कम हो जाना, ये सारे लक्षण भी डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। इसके अपोजिट जो होता है दैट इज द फेज ऑफ मेनिया। मेनिया में क्या होता है, patient gets excited to the level that he becomes extremely talkative, irrespective of someone listening or not, he keeps on talking. टॉक जो होती है, स्पीच जो होती है वो फोर्सफुल होती है, और ही जम्प्स बिटवीन द टॉपिक्स, यानी अगर कॉन्वर्सेशन शुरू है तो ही विल चेंज द टॉपिक्स विदाउट एनी रेफरेंस, एंड अगर उसको कोई इंटरप्ट करता है तो ही विल गेट इरिटेटेड टू द एक्सटेंट ही विल गेट वेरी एंग्री, जो नॉर्मल मूड स्विंग्स में जनरली ऐसे नहीं होता है, यू रिएक्ट। सो इसके अलावा इसमें जो फैक्टर पाया जाता है कि एक्सट्रीम बिहेवियर लाइक बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, रेकलेस बिहेवियर, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना, जो जरूरत नहीं है ऐसी चीजें खरीदना, गैम्बलिंग करना, एक्सेसिव अल्कोहल या ड्रग अब्यूज करना, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, जिसका आगे चल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है ये ना सोचते हुए वो सिर्फ वो फेज ऑफ एक्साइटमेंट में वो चीज करता है, जो दैट्स व्हाई ही कांट जज द कॉन्सिक्वेंसेस। His mental condition is not like that he can judge the consequences of that activity, and that's why he fails. And the most important thing is energy level is too high. 2-3 घंटा सोकर भी उसको एक्सट्रीमली एनर्जेटिक और लाइवली फील होता है एंड फ्रेश फील करता है वो, और कई पेशेंट में पाया जाता है कि 2-3 दिनों तक लगातार वो जगे रहते हैं एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक। So these are the conditions and these are the signs and symptoms in extreme depression and in mania. Yes. मैम, बाइपोलर के जितना भी आप सिम्टम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जी। जो डिप्रेसिव फेज है या मेनिया फेज है, अगर और दो कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कशन में जोड़ लेते हैं कि डिप्रेशन है कि सिजोफ्रेनिया, तो इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास कई सारे केसेस आया है जिसको बाइपोलर बोला गया था, लेकिन एक्चुअली वो सिजोफ्रेनिया कंडीशन में थे, तो बाद में उसी डॉक्टर ने सिजोफ्रेनिया कैटेगरीज में डाले हैं उनको और उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हैं। तो ये दोनों का अंदर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इजी रहेगा। डेफिनेटली, सिजोफ्रेनिया एक कंप्लीटली अनदर मेंटल कंडीशन जहाँ पे
मेजर जो साइंस एंड सिम्टम्स साइंस बोलते हैं वो हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स। लाइक पेशेंट को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, इसको ऑडिटरी हेलुजन्स होते हैं, जैसे कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, ऐसे उसके थॉट्स होते हैं। इवन ही कैन सी समटाइम्स ही कैन सी पीपल अराउंड, जबकि जो रियलिटी में नहीं होते। तो रियलिटी से परे जो थिंकिंग और उसके परसेप्शंस होते हैं वो जनरली सिजोफ्रेनिया में पाए जाते हैं, वो जनरली इसमें बाइपोलर में नहीं पाए जाते। दूसरा एक फैक्टर है मेजर डिप्रेशन। यस, सिजोफ्रेनिया में डिप्रेसिव सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट को एंड साइकोटिक सिम्टम्स भी रहते हैं, but that's why medical history, past history of the patient, family history, and recent any episode of mania और major depression, ये सारा हिस्ट्री लेने के बाद ही साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन सिजोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर के डायग्नोसिस करने के लिए एटलीस्ट वन मेजर एपिसोड ऑफ डिप्रेशन along with हाइपोमेनिया और मेनिया, ये दोनों होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको बाइपोलर डायग्नोस कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम। ये सारी चीजें होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है? एज सच कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है बाइपोलर डिसऑर्डर होने के लिए कि जैसे कहा जाए कि इसके कारण बाइपोलर होता ही होता है, आज तक अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। बट देर आर सर्टन फैक्टर्स लाइक बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स which may predispose, we can say predisposing factors for causing bipolar. जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को बाइपोलर था पहले, तो चांसेस है आपको होने के बाइपोलर ज्यादा होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल जो कॉजेस बोल सकते हैं, तो रिसेंट कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है आपके साथ, कोई दुखद घटना हुई है, इमोशनल अब्यूज हुआ है, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जो कि मेजर डिप्रेसिव या मेनिया, एपिसोड ऑफ मेनिया ट्रिगर कर सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स। डेफिनेटली मैम। ये जो बाइपोलर सिम्टम हो रहा है, ये इसका कुछ वेराइटीज है, मतलब टाइप्स ऑफ बाइपोलर्स? यस, डीएसएम के अकॉर्डिंग बाइपोलर की 4 कैटेगरीज है। लाइक बाइपोलर 1 जिसमें मेनिया मेनली होता है, एंड बाइपोलर 2 जिसमें डिप्रेसिव फेज, मेजर डिप्रेशन इज मेन, and it is accompanied by hypomania or mania sometimes. Bipolar 3, or you can say it's not bipolar 3, it's cyclothymia, जहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स रहते हैं बट नॉट फुल ब्लोन डिप्रेशन और फुल ब्लोन मेनिया। सो सबड्यू सिम्टम्स रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। तो फुल एपिसोड नहीं होता है डिप्रेशन या साइकोस मेनिया का, तो उस टाइम पे उसको साइक्लोथेमिया कहा जाता है। और जो लास्ट कैटेगरी है जहाँ पे कोई स्पेसिफाइड रीजंस नहीं है या ड्रग इंड्यूस्ड या सब्सटेंस इंड्यूस्ड बाइपोलर कहा जाता है। ये 4 कैटेगरीज। ये क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द टेस्ट टू डायग्नोस बाइपोलर डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट फॉर इट? ये तो हमारा नेक्स्ट सेशन था, तो बता दीजिए ये डिस्कशन को, ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है? यस, डायग्नोसिस तो करंट जो एपिसोड है वो साइंस एंड सिम्टम्स ध्यान में रखते हुए, प्लस पास्ट हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और एनी सब्सटेंस अब्यूज और अल्कोहल हिस्ट्री, ये सब ध्यान में लेते हुए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, साइकेट्रिस्ट एक नतीजे पे आते हैं कि yes, it can be diagnosed as bipolar. Okay, there is as such no specific test for bipolar, but yes, इसके history is a main part to decide the diagnosis. ट्रीटमेंट में आता है सबसे पहले मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में जनरली मूड स्टेबलाइजर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, so that mood doesn't fluctuate between extreme high and extreme low. Patient can maintain their mood at baseline and they can carry forward their daily routine.
So mood stabilizers देते हैं, few antipsychotics are prescribed, few antidepressants are prescribed if there is a depressive episode, and along with that, psychotherapy is plays a crucial part in the overall improvement of the condition of the patient. So in psychotherapy, there are different types of therapies like cognitive behavioral therapy (CBT), along with that family therapy, social rhythm therapy can be applied. Along with that, psychoeducation uh, must be provided to patient and people so that they know how to handle, and in at the earliest, यानी अगर कोई symptoms आपके घर में किसी को या friends में से या ऑफिस कॉलेज में से किसी में पाए जाते हैं, तो आप उसको तुरंत स्टार्टिंग के फेज में ही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाने की सलाह देंगे, तो वो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर पाएंगे और उसके रिजल्ट्स प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा। इसके लिए थेरापीज जो इफेक्टिव थेरापीज वो भी आप बता रही है, तो जी कुछ थेरापीज ये सीबीटी जो होता है या आपने जो साइकोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव रहता है मेडिकेशन के साथ? जी, ये बिल्कुल इफेक्टिव होता है। देखिए, एक्यूट केस ऑफ डिप्रेशन या एक्यूट केस ऑफ मेनिया, बाइपोलर में ये दो फेजेस है। एक्यूट एपिसोड में थेरेपी जनरली वर्क नहीं करती बिकॉज पेशेंट इज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, but with medications after some time when he gets settled with right kind of treatment, then definitely psychotherapy helps a lot, because what happens in CBT, extreme negatives जो thoughts होते हैं, वो thought process को हम change करते हैं, हम उसको guide करते हैं कि how to cope up with negative thoughts and change with the positive ones. इसके अलावा जो फैमिली थेरेपी है और सोशल थेरेपी है, तो रिलेशनशिप्स इश्यूज कैसे हैंडल करनी चाहिए, रिलेशनशिप्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ड्यू टू बाइपोलर मूड स्विंग्स, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसका भी हम उनको काउंसलिंग करते हैं। उसके अलावा इसमें लाइक फैमिली थेरेपी में कि अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स फिर से यानी रिलैप्स हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में ही उसको जानकारी देते हुए डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उसको, ताकि सीवियर डिप्रेशन में या सीवियर मैनिया में वो पेशेंट ना जाए। along with that, psychoeducation also plays a very important role. लोगों को अगर पता है कि ऐसे प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं और ऐसे साइंस अगर दिखते हैं हमारे करीबी रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में, तो इसका इलाज पॉसिबल है, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे नॉर्मली फिजिकल इलनेस, कोई भी टाइफाइड या मलेरिया होता है, तो डेफिनेटली हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में मेंटल इलनेस के लिए जो एक टाबू या स्टिग्मा है, इसलिए हम सोचते नहीं है कि नहीं इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बिकॉज लोगों के मन में एक डर या शर्म रहती है कि साइकेट्रिक क्लिनिक में या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाना, आई एम ओके। सो वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करना है स्टिग्मा, और ताकि जो रियल सफरर है इस बाइपोलर या कोई भी मेंटल एलिमेंट्स की, उनको सही समय पे ट्रीटमेंट मिल सके। मैम, एक जनरल पीपल या कॉमन आदमी को कैसे पता चलेगा, मतलब कब उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो सकता है या कब उसको जाना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में उसको जाना चाहिए एक प्रोफेशनल के पास? जी, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि साइंस में, जैसे अगर डिप्रेशन में है पेशेंट, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो फील कर रहा है, होपलेसनेस की भावना बता रहा है, गिल्ट एक्सप्रेस कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ है, डेली एक्टिविटीज वो नहीं कर पा रहा है, प्लस सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसको, और ये ड्यूरेशन जनरली डिप्रेसिव फेज हम तब डायग्नोज करते हैं जब ये सिम्टम्स मोर देन 2 वीक्स कंटिन्यू रहते हैं। देन अगर ऐसा आपके घर में किसी को इतने टाइम तक ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, then you should immediately go to a psychiatric hospital and take help from mental health expert. वैसे ही मेनिया में अगर ऐसे सिम्टम्स जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बहुत एलिवेटेड मूड रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक
स्पीच रहती है उसकी, फोर्स स्पीच रहती है, प्लस सिर्फ 2-3 घंटा नींद बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 2-3 घंटा सोते ही उसको बहुत फ्रेश लगता है, प्लस अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सारी चीजें लाइक एक्सेसिव शॉपिंग या एक्सेसिव गैम्बलिंग, ये सारी चीजें अगर उसमें है तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी घरेलू इलाज ना करते हुए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। One question from Savita Agrawal ma'am. How to convince person is suffering from bipolar? कन्विंस, एक्चुअली मेंटल इलनेस में सबसे बड़ी बाधा वही है कि पेशेंट को नहीं लगता कि उसको कोई बीमारी है, एंड दैट इज Definitely. biggest barrier we mental health experts need to break. So जो आइस ब्रेकिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो जनरली साइकेट्रिक इलनेस में या तो उसके परिवार वाले या फ्रेंड्स, अगर क्लोज फ्रेंड्स है तो वो क्लिनिक तक लेके आती है पेशेंट को, और पेशेंट को ये रियलाइजेशन होना और एक्सेप्टेंस काफी बार बहुत लेट होता है, दैट इज द बिगेस्ट बैरियर। लेकिन विथ मेडिकेशंस, एक्यूट केस में तो पेशेंट को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विथ मेडिकेशन जैसे जैसे उसका मूड स्टेबल होता है, देन पेशेंट का एक्सेप्टेंस बढ़ता है, एंड along with that we start our psychotherapies like CBT and all that. Then definitely patient gets convinced, and उसका जो सोशल और प्रोफेशनल लाइफ ही कैन कोप अप विद दैट बेटर, सो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता है एंड ही रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट। डेफिनेटली मैम, ये तो था हमारा जो जनरल सिनेरियो जो है बाइपोलर को लेकर। यहाँ पे कुछ और जो जनरल सिनेरियो हम सोसाइटी में देख रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा हाईलाइटेड करते हैं आज की डिस्कशन में, वो अच्छा रहेगा। पहला थिंग है कि जब किसी को बाइपोलर होता है, जब आपको क्या लगता है ये जो 3 to 4% प्रिविलेंस अकॉर्डिंग टू गूगल, एक गूगल पे सर्च कर रहा था कि बाइपोलर की जो प्रिविलेंस है वो 3 to 4% है इंडिया में, ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हो सकता है? जी देखिए, ये सारे अप्रोक्सीमेट फिगर्स होते हैं जो हम गूगल पे देखते हैं, डेफिनेटली उसके आसपास है, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है दिन ब दिन बिकॉज ऑफ ओवरऑल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो शायद 10 या 20 साल पहले नहीं थे। आज 7 साल से बच्चे को लेके 70 साल के बुजुर्ग तक सबको स्ट्रेस है, लाइक परफॉर्मेंस स्ट्रेस, एवरी टाइम सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेबल रहना, एवरीथिंग लाइक हर एक चीज में स्ट्रेस हो गया है। So definitely that is a triggering factor to develop or to push a person towards some kind of to the verge of mental disorder. तो ये एक फैक्टर बोल सकते हैं हमको। और बहुत ज्यादा पहले एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी, तो बहुत बार आपकी प्रॉब्लम्स जो है आपके जो एल्डर्स है उनके साथ डिस्कस होती थी, तो वो एक कहीं ना कहीं वहां पे काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी वहीं पे हो जाती थी। लाइक दे कुड, जो कैथारसिस हम बोलते हैं साइकोलॉजी के टर्म में, कि उनका जो भी अंदर छुपे हुए जो भी विचार है या फीलिंग्स है वो बोल पाते थे फ्रीली। अभी जैसे जैसे फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल रही है, ऊपर से बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, so sometimes even children can't get that enough time to speak out or express their feelings. So these are the actually what we can say hurdles, and this is these are the reasons why it is on rise these days. मैम एक क्वेश्चन आया है, rather I would like to know when a medico need to go to a psychiatrist. When a डॉक्टर लोग को, medic, हाँ okay. डॉक्टर लोग को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि नहीं, और कब जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। बीइंग अ सेम प्रोफेशनल, आपको तो सबसे पहला आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप ज्यादा कॉन्शियस होते हो, ज्यादा आपको सिम्टम्स एंड साइंस, उसका साइंस और इटियोलॉजी सब कुछ पता होता है, सो डेफिनेटली डॉक्टर शुड प्रिफर टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। इट इज नथिंग शेम, मदद मांगने में कोई भी शर्म नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको है और आप वो छुपा रहे तो वो शर्म की चीज समझनी चाहिए। सो डॉक्टर्स कैन ऑल्सो हैव psychiatric illness
देयर इज नो एक्सेप्शन। जैसे ये तो ऐसे हो गया कि कार्डियोलॉजिस्ट को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। जैसे बॉडी है वैसे ही सबको माइंड है, मन है, ब्रेन है, तो दोनों बीमारियां हो सकती है। इक्वल वे में हमको लेना है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। यू मैम कैन पहले तो स्टेज। यस, सोशल स्टिग्मा के बारे में जो आप मेंशन किए, पहले सोशल स्टिग्मा की तरफ बढ़ते हैं। सोसाइटी में आज भी इंडिया में बहुत सारा सोशल स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर। विशेषकर आप क्यों जाएंगे साइकेट्रिस्ट पे का या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास, क्योंकि हम मेंटली इल्ड नहीं है। मान मान लीजिए एक पागल को ही जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, और किसी को नहीं जाना चाहिए, ये स्टिग्मा है। तो ज्यादातर आज के टाइम में मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो व्यू है, जितना पेशेंट्स को मैंने देखा हूँ, बाइपोलर में ज्यादातर यंग एज जनरेशन ज्यादा सफर हो रही है कहीं ना कहीं। शायद बहुत सारा फैक्टर है, आपने बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में भी बताए। तो उनको जब पहले सिम्टम आते, पहले क्या मेजर सिम्टम जब शो भी कर रहे, उनकी पापा मम्मी की पेरेंट्स को लग रहा है ये बदमाशी में कर रहा है, ये इसे जानबूझ के कर रहा है, ये सारे कंप्लेंट्स टीनेजर्स की तरफ पे भी आ रहा है, या उनका पापा मम्मी जब क्लिनिक पे लेके भी आ रहे हैं, वो भी वही बात यहाँ पे आके बता रहे हैं कि वो बदमाशी में कर रहा है, आप उसको समझाइए। यस। तो ये इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई सेड जितना ज्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे मेंटल एलिमेंट्स के डिसऑर्डर्स को लेके, उतनी ज्यादा पेरेंट्स को भी जानकारी रहेगी कि ये सिर्फ बदमाशी नहीं है या ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, दिस इज समथिंग सीरियस एंड वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट। तो जैसे आपने बोला है कि बाइपोलर जनरली मिड 20s में आता है, बाइपोलर 2 जनरली मिड 20s में डेवलप यानी जनरली पाया जाता है, और बाइपोलर 1 जनरली अराउंड 18 एंड 20 वो एज है जहाँ पे डायग्नोसिस होता है, जनरली पेशेंट्स आते हैं ज्यादातर। सो यस, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पेरेंट्स इफ स्टार्टिंग में बहुत बार बच्चे, आजकल पेरेंट्स का सुनने में आता है कि बहुत हमारा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल कंसंट्रेशन कम है और सुनता नहीं है, बहुत ज्यादा मारा मारी या कुछ ये करता है, झगड़े करता है। सो ये सारी चीजें एक हद तक ठीक है, इट इज लाइक दैट। बट अगर वो उसके नॉर्मल लाइक पूरा साल भर तो वो ऐसा नहीं रहेगा ना। अगर उसमें फ्लक्चुएशन है और वो दिन ब दिन सीवियर होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बढ़ रहे, मूड फ्लक्चुएशंस बढ़ रहे, तो डेफिनेटली उसको हम एक्सपर्ट के पास लेके जाना चाहिए पेरेंट्स ने बिना देरी किए। क्योंकि कभी कभार कुछ, नॉट जस्ट बाइपोलर आई एम टॉकिंग अबाउट, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स जो जिसके शुरुआती लक्षण बचपन से ही लाइक एट द स्टार्ट यानी एट द एज ऑफ 6 दिख सकते हैं, फ्रॉम द एज ऑफ 6 ऑनवर्ड्स। सो डेफिनेटली अगर आपको कहीं पे भी लगता है एज अ पेरेंट कि दिस इज नॉट नॉर्मल विथ माई चाइल्ड, दिस इज नॉट द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ माई चाइल्ड, देन डेफिनेटली यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प इमीडिएटली। डेफिनेटली मैम। सेकेंड थिंग है कि जब किसी को इनिशियल सिम्टम आ रही है, इनिशियल सिम्टम बाइपोलर की हो सकता है, डिप्रेशन की हो सकता है, मैनिया की हो सकता है, किसी की भी, उसको डायरेक्टली किसके पास जाना चाहिए? मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशन को अंडर एस्टिमेट या टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली एक सिनेरियो के ऊपर आपको लाना चाह रहा हूँ सोसाइटी में जो हो रहा है। इनिशियल स्थिति में जो प्रारंभिक स्थिति होता है मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जब कोई आदमी बढ़ता है, तो उसको पहले किसके पास जाना चाहिए? एज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, तो किसके पास उसको जाना चाहिए पहले? जी बिल्कुल, एक्चुअली ऑल दीज आर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, सो दे डील विथ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट और वी कैन से थेरेपी। तो अगर आपको कहीं पे भी ये डर कि ये लक्षण कुछ डिसऑर्डर या डिप्रेशन के रहे या मेनिया के लग रहे या और कुछ आपके में डाउट्स है, तो डेफिनेटली आप काउंसलर के पास जा सकते हो। अगर काउंसलर को लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग एक्यूट एपिसोड या उसको मेडिसिन की जरूरत है, तो डेफिनेटली काउंसलर विल रेफर दैट पेशेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज मेडिकेशंस सिर्फ साइकियाट्रिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द कंडीशन।
in that case, you can go to a clinical psychologist or a counselor psychologist or a counselor and psychotherapist also. When they feel it is not just only with therapy, patient want to improve, they will immediately tell the parent or the concerned person to go to a psychiatrist and have medicinal treatment. Along with that, patient can come back when he gets stabilized with the medications, because there is a imbalance in neurotransmitters which can't be taken care by only therapies or counseling, that needs medications. There are certain mental ailments which can be initially well handled by counseling and therapies, but few mental disorders like bipolar disorder definitely needs medicinal treatment first. When it is acute, definitely medicines. So the best person would be psychiatrist, but you can go to any health expert. They will refer, when if needed, they will refer you to the psychiatrist. क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में कहीं ना कहीं हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं? I couldn't get you, sir. क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया में, हम जनरली इंडिया में कहीं ना कहीं इसकी जो अवेयरनेस की कमी है, तो कुछ भी मेंटल इश्यू जब होता है तो पहले बात है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक हेल्थ इश्यू नहीं मानते, ये पहला ट्रूथ है इंडिया में मेंटलिटी में। सेकेंडली, जब बढ़ने लगता है तो सोशल स्टिग्मा हमारे सामने आ जाती है। तो थर्ड, जब सोशल स्टिग्मा को हम पार होते तो हम डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में शायद कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है। जी बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूंगी सर। काफी लोगों को इनफैक्ट मेट्रोज में या सिटीज में लोगों को एटलीस्ट ये टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन विलेजेस में और रूरल एरिया में तो काउंसलर या थेरेपिस्ट होते हैं, बहुत कम लोगों को ही शायद पता होगा। So definitely I would say it's a teamwork, sir. It's not just only medicines won't be that effective. I won't say, I am also not against any pathy or something like that, but definitely it's a collective effort, because it affects your life in all status, like from physical, emotional, relationship, social, professional. So if you get a collective treatment from psychiatrist as well as clinical psychologist or counseling psychologist and counselors, psychotherapists, then definitely prognosis is much better and faster, and patients develop coping strategies with all these therapies very well. So yes, there is a lack of awareness, and biggest is the stigma. Like लोग सब कुछ try करेंगे कि फलाना, बहुत सारे superstitions भी है इससे related, कि किसी को दिखा देते हैं किसी ने कुछ किया है या किसी ने कुछ खिला दिया है, and all sorts of ये तो भोंदू बाबा and all that, उन लोगों के पास जाके झाड़ फूक करा के भी लोग ट्रीटमेंट करते हैं, but they won't think of going to a mental health expert. जैसे कि टाइफाइड मलेरिया का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर वो होता है तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा, वो बोलेगा डॉक्टर के पास जा, दवाई खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो दैट इज द बिगेस्ट बैरियर, कि लोग मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ के लेवल पे समझते ही नहीं है, दे डोंट कंसिडर। और जब एक्सट्रीम हो जाते हैं सिम्टम्स पेशेंट्स के, तब जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, देन दे गो टू अ साइकेट्रिक क्लिनिक। सो ये कहीं ना कहीं ब्रेक करना है, और इसीलिए हम इसके बारे में जितने ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके वो बहुत जरूरी है। इसीलिए हम रेगुलरली सेशन कर रहे हैं टाइम निकाल के, वो अलग बात है। मैम, यहाँ पे और एक पॉइंट मैं उत्थापन करना चाहूंगा। मान लीजिए लोगों के पास हमारा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि शायद उसकी अगर रीजन ढूंढा जाए तो बहुत सारा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में एक मेंटल हेल्थ को लेकर हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज अथॉरिटी को भी हम पर्सनली मिले हैं बहुत बार, आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं आपके लेवल पे, कि कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा एक सिलेबस ला जाए, या जो स्कूल्स आजकल बहुत स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स स्पेसिफिकली, या जो गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल्स में भी साइकोलॉजिकल काउंसलर या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट पोस्टेड है, तो उनको
रेगुलर बेसिस में सेशन देना चाहिए, रेगुलर बेसिस में क्लासेस देना चाहिए, ना कि उनको एक रूम में बैठाए और कोई लड़का या लड़की का जब कोई मेंटल फ्लक्चुएशन आ रहा है वो क्लास टीचर आइडेंटिफाई करके उनके पास भेजे काउंसलिंग के लिए। वाई आप उस समय तक क्यों वेट कर रहे हैं, जो कि दूसरे बच्चे भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो आप उनको सेशन दीजिए, उनको रेगुलरली क्लास दीजिए, जो कि एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरह एक क्लास होना चाहिए मेंटल हेल्थ के ऊपर। तभी जाके थोड़े से अवेयरनेस बढ़ जाएगी सोसाइटी में, ये मेरे को पर्सनली लगता है। उसको छोड़ दीजिए। आज की जो स्टिग्मा है, अभी जो करंट सिचुएशन है, जैसे कि मेंटल हेल्थ में जब भी कोई इश्यू आती है तो लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ये डेफिनेटली 99% केस में हो रहा है। क्या अभी टाइम आ चुका है या वक्त आ गया है कि साइकेट्रिस्ट जो बंधु है हमारे, चाहे गवर्नमेंट उनको एफिलेटेड कर रहे हैं या एमसीआई से वो लोग लाइसेंस प्राप्त है या आरसीआई से एफिलेटेड है, उनको भी थोड़ी सी कोऑपरेटिव वर्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या उनको भी जो पेशेंट को देख रहे हैं उनको भी पता है लाइफ टाइम एलोपैथिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले नहीं सकता है कोई भी, अगर लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी है। तो उसके साथ साइकोथेरापेटिक अप्रोचेस के लिए उनको रिकमेंडेशन करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक्यूट केसेस में मेडिसिन आर द बेस्ट, बट अगर पेशेंट स्टेबलाइज होता है देन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी प्लेस देयर रोल। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म काफी सारे मेंटल डिसऑर्डर्स है जो पेशेंट एक फेज के लिए या लाइक फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स मेडिसिन लेके ठीक हो जाता है, बट चांसेस है उसको वो रिलैप्स हो, यानी उसको फिर से वो डेवलप हो। तो उसके लिए उसका जो माइंड सेट है वो चेंज करने के लिए, या उसकी जो आदतें है, उसका जो हैबिट्स है, वो काफी हद तक उसके लिए फैक्टर हो सकता है, कॉजिंग फैक्टर हो सकता है। So definitely on that level, psychotherapist or psychologist can work with psychiatrist, and that's why I already mentioned it's a collective effort, and then prognosis will be much better than individualistic approach. Like psychiatrist will play his role, then counselor will play his role, therapist will play his or her role. It won't work like that. So there are, I have seen and I have worked in a setup where counselor, psychologist, and psychiatrist work together as a team, and it is in Mumbai. So definitely we need such setups all over India, so that patient get proper treatment under one roof. So और दूसरी बात जो आपने एक्सक्यूज मी, जो करिकुलम में मेंटल हेल्थ लाना चाहिए गवर्नमेंट ने, जी बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस हम बच्चों में उस लेवल से अगर बचपन से उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली जो सुसाइड रेट्स और जो डिप्रेशन के या जो भी डिसऑर्डर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वो उस हद तक नहीं बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम कम कर पाएंगे, उसकी सीवियरिटी कम कर पाएंगे, और उसको देखने का जो नजरिया है वो लोगों का थोड़ा चेंज होगा जब वो करिकुलम में या सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। बिकॉज फिर लोग उसको एक नॉर्मल तरीके से सोचना उसके बारे में शुरू करेंगे कि नहीं, ये भी एक बीमारी है और इसका भी इलाज किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है। कुछ लोग डेफिनेटली इसके लिए पिटिशन फाइल किया है। आई हैव साइन दैट पिटिशन दैट मेंटल हेल्थ शुड बी इन अ करिकुलम from at least from 9th standard and onwards. So yes, we all need to do that. डेफिनेटली मैम। लास्ट में और एक क्वेश्चन है, आज के टाइम में भी इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज इंडिया में क्रिएट हो चुकी है, जो कि गवर्नमेंट सिस्टम को पता है डिप्रेशन की रेट क्या है, इंसोम्निया की रेट क्या है, और क्रॉनिक डिजीजर्स की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 years बैक जो WHO की रिपोर्ट आए थे कि 90% क्रॉनिक डिजीज आर ऑल्सो साइकोसोमैटिक। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को लेकर आज भी अवेयरनेस बहुत ही कम दिख रही है गवर्नमेंट सिस्टम में। मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आरसीआई सिर्फ रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को एप्लेट कर रही है, लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, साइकोथेरापेटिक या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई गवर्निंग अथॉरिटीज बड़ी अभी तक नहीं है। बार बार ये क्वेश्चन सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि आरसीआई से एफिलेटेड लेके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अरे भाई, आरसीआई तो नहीं दे रहा है, तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए
किसके पास जाए, ये ऑथराइज है, हाँ आप मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो लाइसेंस प्राप्त बोल सकते हैं साइकेट्रिस्ट या ऐसे एफिलेटेड जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इसी तरह ये जो थेरापेटिक अप्रोचेस जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के लिए भी गवर्निंग बॉडी होना जरूरी है, टाइम आ चुका है। जी बिल्कुल, इट्स अ हाई टाइम that we need such professionals on panel, and even there is a very disproportionate figures when it comes to mental illness or mental patients and a number of psychiatrists. So there is a vast difference. Hello, my हाँ video मैम, is frozen. Am I audible? यस यस मैम, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट ने सीरियसली लेना चाहिए और हमें एक जो मान्यता देनी चाहिए इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने की और अलोंग विद साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ प्रैक्टिस करने की, और डेफिनेटली उसको उस लेवल पे देखने की ताकि पेशेंट्स को उसके एरिया में उसके लेवल पे ये मदद मिल पाए। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का पेशेंट या नॉर्मल पब्लिक सबसे लास्ट में सोचते हैं, बिकॉज साइकियाट्रिक क्लिनिक उनके मन में रहता है कि नहीं पागलों का दवा। सो अगर ये हम सारे जो ये ऑप्शंस है उसको अगर हम इसके मेंटल हेल्थ के सेक्टर में लाया जाए ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट एंड बाय आरसीआई, so definitely more people will get benefited, और definitely workload जो है particular पैथी पे वो थोड़ा कम होगा, and more people will come out and speak their problems. So डेफिनेटली yes. ये कलेक्टिव चाहिए, कलेक्टिव अप्रोचेस चाहिए जो जिसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाने के लिए कोशिश करें। अभी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी उनकी तरफ से हमको ये एस्टोनिश लगता है कि हम काफी सालों से प्रोफेशन में है, लेकिन बार बार हम भी पर्सनली कई सारे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किए कि कुछ ना कुछ हेल्प किया जाए, लेकिन एक साइकोलॉजी में जो प्रोफेशन होता है उसके बारे में भी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई नॉलेज नहीं है कि साइकोलॉजी में कितने कैटेगरीज होते हैं। तो ये बहुत दुख लगता है, लेकिन आज के टाइम में एक अच्छी बात ये हो रहा है, मैं काफी सालों से ये प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका साइकेट्रिक प्रेस्क्रिप्शन देखता हूँ, सालों साल चलता है। कोई डिप्रेशन पेशेंट 10 इयर्स 15 इयर्स मेडिसिन खा खा के परेशान हो चुके एक डॉक्टर से। लेकिन आज के टाइम में जो यंग एज साइकेट्रिस्ट है उन लोग मेडिकेशन के साथ माइंडफुलनेस, सीबीटी, आरबीटी ये सारे रेकमेंड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चेंजेस है ऑन बिहाफ ऑफ साइकेट्रिस्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि इन मोर देन 90% केसेस वो लोग रेकमेंड नहीं कर रहे। उन लोग ये सिर्फ बोल रहे हैं कि आप मेडिसिन खाते रहिए, जिंदगी भर खाना पड़ेगा, ये सारे क्वेरीज आता है। उनको थेरापेटिक अप्रोचेस चाहिए, क्योंकि होलिस्टिकली बैलेंस नहीं हो सकता है। तो एक टीम में अगर मेंटल हेल्थ की टीम बोला जाए, उसमें साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या थेरापेटिक अप्रोचेस जो देते हैं थेरापिस्ट, ये कंबाइन अगर कर सकते हैं हर हॉस्पिटल सेटअप में, हर क्लिनिक सेटअप में, तो शायद मेंटल हेल्थ की जो इश्यू हमको बार बार रम कर रहा है आने वाले, शायद ये जो रेशियो बढ़ रहा है, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, ये सारे केसेस जो बढ़ रहे हैं आने वाले 5 या 10 साल में, तो पता भी नहीं कौन सी सिचुएशन हम फेस करने जा रहे हैं। ये सुधर सकता है? जी बिल्कुल, आई एम होपफुल, लेट्स बी होपफुल। हम अपनी बात पहुंचाएंगे। एज आई सेड, we signed a petition for that mental health should be included in school curriculum, and also that means we will need more experts in this field so that they can help that many people. So if we work collectively instead of blaming each other or avoiding each other, I think patient will be benefited more. So we all should implement collective efforts. Yes. थैंक यू। आपने आज इतना अच्छा सेशन कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं आज, तो बहुत सारा क्वेरीज भी हम देखे। तो शायद हमारा जो मकसद है, हमारा जो इंटेंशन ये सेशन को चलाने के लिए, ये फुलफिल हो रहा है। धीरे धीरे लोग सतर्क हो रहे हैं, जान रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारा कोशिश जारी रहेगा, आने वाले टाइम में बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ हम जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
आपसे भी और एक बार जुड़ेंगे और एक कोई टॉपिक को लेकर। आपके जब भी फ्री सुइटेबल टाइम होगा तो आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लोगों को सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम दे सकते हैं और देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू आपको, बहुत सारे शुभकामनाएं है। आप जो प्रोफेशन में है आगे बढ़िए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इंडिया में बहुत ज्यादा नीडेड है, चाहे गवर्नमेंट एडमिट करे या नहीं करे, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारे लोगों को भी मेंटल हेल्थ सलाह की जरूरत है। बहुत सारे लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस परेशान हो चुके हैं। तो हमारा कोशिश तो जारी रहेगा। आप इतना जी वक्त निकाले इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। आज की जो यस, सेशन था, इससे आज हमको ज्यादा ये का पता चल चुका है। यस मैम। यस कि मेंटल हेल्थ को उसी नजरिए से, मेंटल इलनेस को उसी नजरिए से देखे जिस नजरिए से आप फिजिकल इलनेस को, टाइफाइड, मलेरिया जैसे बीमारी को देखते हैं। उस टाइम पे हम कोई दूसरा थॉट ना सोचते हुए डायरेक्ट एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। इस मामले में भी देरी ना करें। टुगेदर वी कैन ब्रेक द स्टिग्मा एंड सीक हेल्प। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैम। तो आज के सेशन से ये तो हमको पता चल चुका है कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और नॉर्मल मूड स्विंग क्या होता है। आप चाहे कोई पर्टिकुलर डिजीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं या कोई जनरल स्टिग्मा को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है आप मेंटली कैसे फिट रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट है तो आपकी लाइफ भी हिट हो सकता है। इसी नोट्स के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाले फिर एक नए सेशन में एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे आपके लिए और एक कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन लाने के लिए कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।